यस बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखो बेटा, कल हमने बताया था कि खेलों में लगने वाली चोटों के कारण है, खेलों में लगने वाली चोटों के कारण, केसेज ऑफ द स्पोर्ट्स इंजरी। आज हम आपको बताएंगे पेज नंबर 194 पे, 194 पेज नंबर पे, खेलों में लगने वाली चोटों के बचाव। वो तो खेलों में लगने वाली चोटों के कारण थे कि भाई किस कारण से चोट लग सकती है, उनके बचाव क्या करेंगे। एक तो उपयुक्त वार्म अप, एक तो प्रॉपर तरीके से वार्म अप करना है ताकि हम उन चोटों से बच सकें। मानसिक रूप से तैयार होना, वार्म अप किया जाना बेहद आवश्यक होता है। एक सत्र की प्लानिंग, किसी भी प्रशिक्षण कार्यक्रम की आवृत्ति, तीव्रता, अवधि और प्रशिक्षण के प्रकार रखते समय हमें एक सत्र की एक प्लानिंग जो सेशंस होते हैं उसको पहले से इस प्रोग्राम को सावधानीपूर्वक तैयार करना होगा। खेलों में उपयुक्त सतह, प्रॉपर प्लानिंग सरफेस, प्रॉपर प्लानिंग सरफेस। प्रशिक्षण व प्रतियोगिता का आयोजन ऐसे उपयुक्त सतह पर किया जाए उस खेल की मांग के अनुरूप ही हो, ताकि शरीर पर पड़ने वाले बल को कम कर सके और प्रशिक्षण के दौरान खतरों की पहचान से संभावित जोखिम का मूल्यांकन किया जा सके और चोट से बचा जा सके। सुरक्षात्मक उपकरण, अच्छे उपकरण होने चाहिए। सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल किया जा सके ताकि सुरक्षा उपकरण खतरनाक मूवमेंट से बचाते हैं और शॉक या फोर्स को कम करने के लिए ढाल की तरह काम करते हैं। नियमों का पालन, तो चोटों से बचने के लिए बेटा एक तो नियम, रूल्स। अगर खिलाड़ी रूल्स या नियम का पालन नहीं करेगा, उसको मालूम नहीं है, नहीं कर तो चोटों को कम नहीं किया जा सकता। चोटों से बचने के लिए खिलाड़ी को अपने नियमों का पालन करना है, उसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी होनी चाहिए। नियमित फिटनेस परीक्षण, रेगुलर फिटनेस टेस्टिंग। खेल के सभी प्रतिभागी को खेल का अभ्यास मांगों को पूरा करने के लिए सक्षम होना चाहिए। कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है, प्रतिस्पर्धा करने के फिट होना चाहिए। नियमित स्वास्थ्य को परीक्षण के लिए सुनिश्चित होगी और खिलाड़ी के पास सुरक्षित व प्रभावी रूप से भाग लेने के लिए बुनियादी फिटनेस मौजूद है। मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण, फिजियोलॉजिकल ट्रेनिंग्स। मानसिक प्रशिक्षण व अभ्यास के कुछ तरीकों के माध्यम से चिंता को कम करके ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, जिससे एथलीट के खेल के लिए उपयुक्त उत्साह का संचार होता है। नंबर 8, पोषण की ज़रूरतों को पूरा करके, कहते हैं कि बैलेंस डाइट। कहते हैं कि सक्रिय लोगों की अतिरिक्त ऊर्जा, हाइड्रेशन व स्वास्थ्य लाभ के लिए अधिक न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट, तरल पदार्थ जैसे कि प्रोटीन की मात्रा की बढ़ी, बच्चों के लिए प्रोटीन बहुत ही आवश्यक होता है। बढ़ोतरी, चोट व थकान से बचने के लिए स्वास्थ्य लाभ को अहम भूमिका निभाते हैं हमारे बैलेंस डाइट। सामान्य स्थिति में आना, कूल डाउन। कहते हैं जब आप खेल के, जब आपका खेल समाप्त होता है, अपने व्यायाम को रूटीन के अंतिम चरण के शरीर को सामान्य स्थिति में लाना बहुत ही जरूरी होता है। तुलना, इसमें क्या था कि आपके वार्म अप होने की तुलना में इसे 2 गुना समय लगता है। जब आप सामान्य स्थिति में आते हैं तो आपको वार्म अप की तुलना में इसमें 2 गुना समय लगता है। आपने कहा कि व्यायाम स्तर के पूरी तरह से खत्म होने से कम 10 मिनट पहले अपनी गति को धीमा करें ताकि आप सामान्य स्थिति में आ सकें। उपयुक्त तरीके से खिंचाव का अभ्यास, एक प्रॉपर स्ट्रेचिंग धीरे धीरे सावधानीपूर्वक करें तब तक कि जब मांसपेशियों में तनाव महसूस ना हो। हर स्ट्रेच को 10 से 20 सेकंड तक करें, फिर धीरे धीरे सावधानीपूर्वक छोड़ दें। हर स्ट्रेच को पहले अंदर सांस लें और स्ट्रेच छोड़ने के साथ साथ बाहर छोड़ दें। प्रत्येक स्ट्रेच को केवल एक बार करें, कभी भी इतना स्ट्रेच न करें कि होने वाली चोट आपको ज़्यादा प्रभावित करे। हमेशा नियंत्रण बनाए रखें। मांसपेशियों को पूरी तरह से खींच चुके होते हो तो कभी मुझे उछल कूद ना करें। उपयुक्त आराम, प्रॉपर रेस्ट। कठोर व्यायाम के दौरान आपको अपने शेड्यूल में नियमित छुट्टी के लिए जगह रखें और थक जाने पर आराम जरूर करें। थकान और दर्द होने पर व्यायाम ना करें। अब बेटा देखिए 9.3, प्राथमिक चिकित्सा लक्ष्य क्या है। फर्स्ट एड, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। प्राथमिक चिकित्सा का अर्थ और उद्देश्य, किसी घायल या बीमार व्यक्ति को प्रारंभिक मदद के तौर पर दी जाने वाली, प्रारंभिक पहले तो डॉक्टर के आने से पहले जो मदद दी जाती है, किसी घायल व्यक्ति या बीमार व्यक्ति को डॉक्टर के आने से पहले या प्रारंभिक मदद जो दी जाती है उसे प्राथमिक चिकित्सा कहा जाता है। प्राथमिक चिकित्सा का मतलब किसी डॉक्टर या नर्स अथवा एम्बुलेंस अधिकारी जैसे अन्य योग्य व्यक्ति द्वारा दी जाने वाली चिकित्सा सहायता से नहीं है।
प्राथमिक चिकित्सा की शुरुआत दुर्घटना के बाद होती है और उपयुक्त चिकित्सा सहायता में आने तक जारी रहती है। प्राथमिक चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य जान बचाना होता है। किसी व्यक्ति को प्राथमिक सहायता देने के निम्न उद्देश्य होते हैं। एम्स है जीवन की रक्षा करना, उनका उद्देश्य है कि उसको बचाना, जीवन की रक्षा करना। नंबर 2, बेहोश व्यक्ति की सुरक्षा, अर्थात व्यक्ति को संभावित खतरों से दूर करना। इस बात का ध्यान दिया जाना चाहिए कि उसे चोट या बीमारी की स्थिति से बेहतर ना हो। उसको बेहोश व्यक्ति को होश में रखना, बेहोश ना होना देना। चोट या बीमारी की स्थिति को बेहतर होने से रोकना, देखिए हताहत व्यक्ति जो दुर्घटना में जो व्यक्ति हताहत हो जाता है, उस बीमारी इस तरह से देखा जाना चाहिए कि उसे जटिलताओं को रोका जाए, टूटी हड्डियों को स्थिर हुए बहते खून को नियंत्रित किया जाना चाहिए। रिकवरी को बढ़ा दें, प्राथमिक चिकित्सा देने वाला व्यक्ति घायल को आरामदायक स्थिति में रखते हुए आपातकालीन सेवाओं के इंतजाम के मध्य रिकवरी प्रक्रिया को तेजी से ला सकता है। चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना, कहते हैं कि ज़्यादातर मामलों में वो योग्य चिकित्सा सहायता की जरूरत होती है, इसलिए मुख्य प्राथमिकता होनी चाहिए। यदि आसपास खड़े लोग हों तो उन्हें तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए भेजना चाहिए। व्यक्ति अकेला हो तो उसे पहले हताहत व्यक्ति को देखना चाहिए, फिर जितनी जल्दी हो उसके चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए। दर्द और पीड़ा को कम करना, प्राथमिक उपचार प्राथमिक उद्देश्य घायल व्यक्ति के दर्द और उसकी पीड़ा को कम करना, मरीज की आरामदायक स्थिति में रखना, यथा शीघ्र चिकित्सा सहायता प्राप्त करवाए। तो बेटा ये उनका प्राथमिक चिकित्सक के उद्देश्य थे। उनका उद्देश्य क्या है? उनके जीवन की रक्षा करना, बेहोश व्यक्ति को सुरक्षा देना, चोट और बीमारी से बेहतर होने से रोकना, रिकवरी को बढ़ावा देना, चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना, दर्द और पीड़ा को कम करना। प्राथमिक चिकित्सा के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड, त्वरित कार्रवाई, पता कि सिद्धांत की इमीडिएट एक्शंस, कहता कि जो प्राथमिक चिकित्सक होता है तत्काल कार्रवाई करना। प्राथमिक उपचार का सबसे अहम सिद्धांत क्या है कि उसको तुरंत प्रभाव से उसकी कार्रवाई करें। आसपास खड़े लोग रिश्तेदार हो चोट या बीमारी से बुनियादी आसपास खड़े लोग या रिश्तेदार चोट या बीमारी बुनियादी लक्षणों का होना पहचान करें और मदद मांगने घंटों का वक्त लगा दें। अगर कोई व्यक्ति बीमार घायल है तो उसे तत्काल मदद की जरूरत होती है। प्राथमिक चिकित्सक हताहत व्यक्ति के साथ लाभ की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। तो कहते हैं कि त्वरित कार्रवाई का मतलब तुरंत कार्रवाई करे, उसमें ढिलाई ना बरतें, घबराए ना। नंबर 2 पे कहता है कि डोंट पेंस, कोई घबराए ना। कहते प्राथमिक चिकित्सा का एक सिद्धांत है कि शांत दिमाग से योजना बना के योजना तैयार करना बहुत ही आवश्यक होता है। बगैर देरी के सावधानी पूर्वक हताहत खुद ना हो, हताहत को बचाने के लिए एक मजबूती रखे, बोल्डनेस, ठीक है, घबराए ना। नंबर 3 कि आश्वासन, कहता है कि फर्स्ट एड द्वारा दी जाने वाली इलाज के आश्वासन मनोवैज्ञानिक की महत्व हताहत लोगों को आश्वस्त करे, क्योंकि कई मामलों में पीड़ित लोगों की भावनात्मक सहयोग की आवश्यकता होती है और फर्स्ट एड शांत रवैया अपनाते हुए हताहत लोग को हो रही प्रक्रिया के बारे में बताते रहना चाहिए, जिससे आश्वासन की प्रक्रिया में मदद मिलती है। उसको आश्वासन दें। चोट लग जाती है, घबरा जाते हैं, दर्द होता है, पेन होता है, तो उसको एक आश्वासन दे कि आप सही हैं, आपका कुछ नहीं हुआ। एक आश्वासन की मदद से उनको एक बड़ी ही सहायता मिलती है। सांस्कृतिक जागरूकता, कल्चरल अवेयरनेस। सांस्कृतिक जागरूकता का मतलब है स्वास्थ्य, बीमारी और देखभाल के समान प्रभावों की समझ है। इस बात को सुनिश्चित करें कि आपके पास हताहतों का परीक्षण करने व उनका इलाज करने की अनुमति हो। आपको हमेशा सम्मान के साथ हताहतों का इलाज करना चाहिए, उनके अधिकारों का आदर करना चाहिए। हताहत का मतलब होता है जो बेटा दुर्घटना से ग्रस्त है, उसको हताहत कहते हैं। सामान्य खेल चोटों प्राथमिक सहायता, कहते हैं कि फर्स्ट एड इन कॉमन स्पोर्ट्स इंजरी। ये सबसे ज़रूरी है कि सारे अध्यापक कोच परीक्षणों को प्राथमिक शिक्षा की उचित जानकारी होनी चाहिए। खेल की चोटों का भी समय लग सकती हैं। प्राथमिक शिक्षा को निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए। पहला काम है उसको बिना समय बर्बाद करे जल्दी से उसकी प्रक्रिया को शुरू करें। नंबर 2, घायल व्यक्ति को शांति और सावधानी का ढंग अपनाएं। तेज व आत्मविश्वास वाला परीक्षण घायल व्यक्ति की सहायक होगा। लंबे व बड़े अनुसंधान पर समय लगाना घायल व्यक्ति के लिए जल्दी ठीक होने की समय गंवाना है। जल्द से जल्द रक्त को रोकें, घायल व्यक्ति को ध्यान से संभालें, ज़्यादा ज़रूरी काम कर दें, बाकी चिकित्सा पर छोड़ दें। लोगों को इर्द गिर्द भीड़ इकट्ठी न होने दें, तकलीफ पैदा कर सकते हैं। जितनी जल्दी हो उसके चिकित्सा की व्यवस्था करें या घायल व्यक्ति की चिकित्सा के पास ले जाएं। अब बता कि 9.4 में क्या है कि मैनेजमेंट ऑफ इंजरी,
चोटों का प्रबंधन कैसे करेंगे हम? चोटों का प्रबंधन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। खेलों में लगने वाली चोटों को पूरी तरह से नहीं बचाया जा सकता। किसी भी निर्धारित अभ्यास या प्रतिस्पर्धा स्तर के दौरान खिलाड़ी को चोट लग सकती है, इसलिए इस तरह की चोटों के लिए उचित प्रबंध आवश्यक है ताकि कोई जटिल स्थिति पैदा न हो जाए। मुलायम या कोमल ऊतकों की चोट, हड्डियों और जोड़ों की चोट का प्रबंधन निम्नानुसार है। मुलायम या कोमल ऊतकों की चोट का प्रबंधन, मैनेजमेंट सॉफ्ट टिश्यूज इंजरी। देखिए सॉफ्ट टिश्यूज इंजरी क्या आते हैं, मुलायम या कोमल ऊतकों की चोट क्या आती है, कंट्यूशन। निम्नलिखित प्रकार की होती है। नंबर 1 कंट्यूशन, रगड़ या छिलना, लेक्रेशन जख्म, चीरा या इंसिजन्स, मोच, खिंचाव। हमने बेटा पहले भी ये चीज़ें पीछे भी आई हैं कि हमने आपको बताया है, लेकिन फिर हम बता देते हैं आपको। नंबर 1 कंट्यूशन, ये मांसपेशी में लगने वाली चोट है। शरीर के बाहरी हिस्से में कहीं भी त्वचा के ऊपरी सतह पर लगी चोट, जिसके चलते त्वचा के बिना कहीं फटे उसके नीचे की छोटी छोटी कोशिकाओं को फटने व वहाँ से खून निकलने लगता है, गुमटा या गुम चोट कहलाती है। जब आपने देखा हो कि गुमटा या गुम चोट लग जाती है, जो हमारा लीला पड़ जाता है, सोजन आ जाता है, जहाँ भी ये लगती है, ये कंट्यूशन चोट होती है। जैसे कि मुक्केबाजी, जिम्नास्टिक, बास्केटबॉल, हॉकी, क्रिकेट आदि जैसे खेलों में इस तरह की चोटें लगती हैं। रगड़ा क्या छिलना, रगड़ा क्या छिलना त्वचा की चोट है। प्राय किसी उपकरण या चीज़ के साथ त्वचा को रगड़ने जाने से यह आमतौर पर सामान्य चोट होती है, परंतु चमड़ी में किसी बाहरी तत्व के रह जाने के कारण चोट गंभीर हो सकती है। सख्त और ख़राब ज़मीन पर गिरने से हो सकती है। घाव, लेक्रेशन और वाउंड्स, घाव, ये किसी भी नुकीली चीज़ के त्वचा या कटना या फटना, जब कोई भी नुकीली चीज़ त्वचा के भीतर धर जाती है और त्वचा विशिष्टताओं, कोण, बल, गहराई वस्तु के आधार पर अन्य घावों की अपेक्षा कुछ घाव ज़्यादा गंभीर हो सकते हैं। ये अधिक गहराई व ऊतक तक पहुंच सकते हैं और उनके गंभीर रूप से खून निकलना शुरू हो जाता है। ये घाव। बाकी चीरा,